हेलो एवरीवन। इस प्रचंड बैच की जो पहली वीडियो है वो मैं लेके आ चुका हूँ गाइज। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। मेरा दावा है ये जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, वो भी आधे घंटे के अंदर। ठीक है, और वन शॉट वीडियो में आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। आज के वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की चैप्टर नंबर 1 लेके आ गए हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज आपके खोपड़े में घुसेड़ दूंगा मैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले बात करें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, हमारे पास पदार्थ जो होते हैं ना कई सारे, जैसे एक गिलास में पानी है, एक हाथ में नमक है, और नमक को मैंने पानी के अंदर खोल दिया, तो जो चीज हमें मिलेगी वो एक नई चीज होगी। देखो, नमक अलग चीज थी, पानी अलग चीज थी, दोनों को मिलाया तो हमें जो एक विलयन मिला, एक पानी का मिला, वो हमें एक उत्पाद मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नमक लिया था, मैंने पानी लिया था, उनको घोल दिया तो मुझे एक पदार्थ मिला नया, नमकीन वाला पानी, उसको हमने पी गए। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाते हैं, उनकी अभिक्रिया करते हैं, तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है, और ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण मैं दे दूं आपको। जैसे देखो भाई, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बनाता है, पानी बनाता है, H2O बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण का एक अभिक्रिया का एक शानदार सा उदाहरण है। आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में ना कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पहला परिवर्तन है वो रंग में परिवर्तन। रंग में क्या होता है, जैसे जब हम मिलाते हैं ना, आपने देखा होगा नमक सफेद था, पानी भी सफेद है, लेकिन जब खोल देंगे ना उसको, तो उसके रंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, हल्का सा डल वो पड़ जाएगा। तो कुछ ना कुछ रंग में इसकी परिवर्तन जरूर आता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, तो उसके कलर में, उसके रंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे पानी है, पानी को आप थोड़ा सा अ, ठंडा करो तो वो बर्फ बन जाता है, और फिर उसको थोड़ा सा गर्म करो फिर से वो पानी बन जाता है। तो इनकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ठीक, तो देखिए, जैसे ये अवस्था में परिवर्तन मैं आपको दिखा दूं। ये जैसे ये बंदा है, ठीक है, इसने इसके अंदर कुछ डाल दिया, दो, और ये देखो फुव्वारा निकल गया। इसने जब जो डाला था वो क्या डाला था, दो केमिकल डाले थे जो कि जलीय अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही वो बीकर में गया, वो बाहर कैसे आ गया, क्या वो जलीय अवस्था में था, नहीं। तो इसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ठीक, आगे मैं बात करूं, तापमान में वृद्धि होती है। जैसे ये देखिए, ये डाल रहा है ना बीकर में, तो इसमें बीकर में जैसे इसने डाला ये चीज, इसके टेम्परेचर में वृद्धि हो गई। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे देखिए, अगर बीकर में ना 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी को हम देखते हैं, और उसके अंदर बीकर लिया हमने 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें पानी को हमने देखा, और उसमें मैंने क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया। जैसे ही मैंने उसके अंदर सोडियम ऑक्साइड मिलाया ना, उसका जो घोल का टेम्परेचर होगा मिलाने के बाद, वो 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पहले 20 था, अब वो 42 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। कई बार तापमान बढ़ता है तो कई बार तापमान घटता है, लेकिन घटता या बढ़ता तापमान में परिवर्तन जरूर होता है, ये कहना चाहूंगा। उसके बाद गैस का उत्सर्जन होता है। कई बार जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस निकलते हैं। कई बार हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी उस हिसाब से आपका गैस उत्सर्जित होता है, निकलता है। उदाहरण देते हैं मैं आपको। देखिए, तो ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ से ये इसने जलाया, बाहर से इसका क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। मैं आपको उदाहरण दूं। जैसे हम, अगर हम देखो कोई भी चीज जलाएंगे, जैसे प्लास्टिक ले लो तुम, इसको तुम जब जलाओगे तो काला काला धुआं निकलेगा, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल चित्र के। सबसे पहले भोजन का पाचन। देखो, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे हाथ में रोटी होती है, सब्जी होती है, हम चबाते हैं, फिर वो पेट में जाता है, पेट में जाके यहाँ आमाशय में जाता है, वो पचना शुरू होता है,
और पचते 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 भोजन का अवशोषण होते होते सुबह हम क्या निकाल देते हैं, मल के रूप में वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में भी कई तरीके की रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। उसके बाद मैं बात करूँ श्वसन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं, ठंडी हवा लेते हैं और सांस जब छोड़ दिए तो वो क्या होती है, थोड़ी सी गर्म होती है। ये आपने नोटिस किया होगा। अगर मैं बात करूँ लोहे पर जंग लगना, ये अच्छा लोहा था, इस पर जंग लग के देखो ये कैसा हो गया है। ठीक, फिर दही का जमना, दूध से दही बन जा रहा है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बात करें अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने नमक लिया था, मैंने एक गिलास पानी लिया था, तो ये जो नमक है और ये जो गिलास में पानी है, ये मेरे हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। तो हमारे अभिक्रिया में किसने भाग लिया था, नमक ने और पानी ने, और हमें जो मिलता है उनकी अभिक्रिया के दौरान उसके क्या बोलते हैं हिंदी में यार, अभिक्रिया के बाद जो मिलता है, सिंपल भाषा में समझ लो, नमक लिया, पानी लिया, उसको हमने घोल दिया, तो अभिक्रिया के बाद हमें क्या मिला, एक नया वस्तु मिला, नया प्रोडक्ट मिला, उसे हम कहते हैं उत्पाद। जो नमकीन वाला पानी था वो मेरा उत्पाद हो जाता है। तो अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। उदाहरण दे दें आपको, सो देखिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो हमारा हमको क्या मिला था, पानी मिला था। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या है, अभिकारक हैं। अभिकारक बाईं तरफ होते हैं, उत्पाद दाईं तरफ होते हैं। और ये जो पानी है H2, ये हमारा क्या है भाई, उत्पाद है। सिंपल, देखो भाई इससे सिंपल और कुछ नहीं होता है। बाकी मैंने डिटेल में तो सारे वीडियो बता रखा है। प्रचंड बैच वन शॉट बैच है हमारा, जिसमें हम चीज़ों को पूरा चैप्टर क्विक वन शॉट में समझ लेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को हर दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला था, ये मैंने नमक लिया, ये मैंने पानी लिया, इसको मिलाया और फिर मेरा नमकीन पानी बना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और जो उत्पाद भाग लेते हैं, उनको जब हम उनके सूत्र या उनके प्रतीकों द्वारा जब हम दर्शाते हैं ना, तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, जैसे ये मेरा मैग्नीशियम है और ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ठीक है, ये जब अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को मुक्त कर रहे हैं, ये गैस है। तो देखो मैग्नीशियम को मैंने उसके प्रतीक Mg से दर्शा दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से, ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 से और हाइड्रोजन को H2 से। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले और उत्पाद में जो भी बना है, उनको हम जब प्रतीक से दर्शाते हैं, सूत्र के रूप में, प्रतीक के रूप में, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, ये लिखना है और ये देना है। देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का 100% आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। अगला जो ढांचा समीकरण है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ढांचा समीकरण क्या होता है, देखो समीकरण दो प्रकार की होती है, एक होती है असंतुलित, एक होती है संतुलित। असंतुलित समीकरण को ही ढांचा समीकरण कहा जाता है। वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। यदि रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, जो आपको सही लगे, ढांचा या फिर असंतुलित, बात एक ही है। जैसे उदाहरण मैं दे दूं आपको, ये मेरा Mg है, ये मेरा O2 है, ये मेरा MgO है। देखो ये बाईं तरफ हुआ, ये दाईं तरफ हुआ,
बाईं तरफ में देखो, बाईं तरफ में अगर मैग्नीशियम की बात करूं कितना है यहाँ पर 1, दाईं तरफ में कितना है 1, बाईं तरफ ऑक्सीजन कितना है 2 और दाईं तरफ ऑक्सीजन कितना है 1। तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर 2 है उधर 1 है, तो ये असंतुलित है। जब रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है ना, उसी को कहा जाता है असंतुलित या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण। ठीक, अब इसी को अगर हम संतुलित करेंगे तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि बाईं तरफ जितना था दाईं तरफ भी उतना ही होना चाहिए। जब बायां और दायां बराबर होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण दें आपको, जैसे ये मेरा Mg है, ये 2HCl है, MgCl2 + H2, ये मैंने आपको उदाहरण दिया। ठीक है, इस टॉपिक पर मैंने आधे घंटे की एक वीडियो भी बना रखी है। आज तक उसको आई थिंक 40,000 बच्चों ने देख भी लिया। नई वीडियो है, कुछ दिन पहले ही बनाई है। ठीक है, उसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे किया जाता है ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर देख लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो देखो ये Mg है, बाईं तरफ कितना है 1, दाईं तरफ भी कितना है 1। ठीक, अब जब यहाँ 2 से हमने गुणा कर दिया है तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। तो हाइड्रोजन बाईं तरफ कितनी है 2, दाईं तरफ कितनी है 2, दोनों तरफ बराबर है। क्लोरीन कितना है बाईं तरफ 2 और यहाँ क्लोरीन कितना है 2। तो जितना बाईं तरफ है उतना ही दाईं तरफ है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। तो ये होती है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। और हमेशा जो समीकरण लिखा जाता है वो संतुलित ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। कभी भी आप एग्जाम्पल अगर दे रहे हो और वो असंतुलित लिख के छोड़ के आ गए तो वो उसे गलत माना जाएगा, नंबर काट दिए जाएंगे। तो जब भी आप एग्जाम्पल दोगे समीकरण में वो संतुलित ही होना चाहिए, ये अपने दिमाग में डाल लो। आगे बढ़ते हैं, आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है भाई। असंतुलित मैंने अगर रख दिया तो क्या दिक्कत है। आपके मन में ये आ रहा होगा ना क्वेश्चन कि भाई मैंने असंतुलित छोड़ दिया है, संतुलित क्यों करूं भाई, क्यों करना पड़ रहा है मुझे ऐसा। तो इसका भी एक कारण है। ठीक है, कि क्या कारण है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई चीज ना तो बनाई जा सकती है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है, जो चीज बाईं तरफ होगी वही चीज दाईं तरफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ना तो उसको मैं बना सकता हूँ ना ही नष्ट कर सकता हूँ। तो जो चीज इधर है मिल के जो बन रहा है उधर ही उतना ही होना चाहिए ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह, इसी चीज के लिए। तो यहां लिखा है उत्तर में द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। और इसी नियम को संतुलित करने के लिए अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसी कारणवश रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक है। ठीक, आ रहा है समझ में। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए तो क्लास 10th के लिए हमारा टॉपर बैच लॉन्च हो चुका है, जिनमें स्टडी मटेरियल मिलता है ऑल सब्जेक्ट। वो ज्वाइन करना चाहते हो, साल में बस एक ही बार फीस देना होता है 299। ठीक है, और सब कुछ मिलेगा आपको, मॉडल पेपर वगैरह भी मिलता है जब आएगा। तो उसकी कैसे ज्वाइन करना उसकी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे किया जाता है, जैसे मैंने ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है, यहाँ Fe है, इस तरफ Fe कितना है 1 और इस तरफ Fe कितना है 3, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। तो भैया देख के ही पता लग रहा है कि ये असंतुलित है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 है इधर 1, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना हो 3 से गुणा,
तब जाके ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। इधर भी 3 हो गया, उधर भी 3 हो गया। भैया यहाँ ऑक्सीजन 4 है ना, और इधर 1 है। तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुणा। तो मैंने इधर 4 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन तो भैया 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन को 2 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 4 दूनी 8, 4 से गुणा करना होगा। तो ये अब आपका क्या बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हमें आराम से मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। ये देखिए, इसमें Mg कितना है, 1। इसमें भी Mg कितना है, 1। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ऑक्सीजन असंतुलित है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर दिया। ऑक्सीजन तो भैया 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। और इधर मैग्नीशियम कितना है, 1। तो इधर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। इधर 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आसान परिभाषा, इससे आसान उदाहरण समझने के लिए पूरे यूट्यूब पे नहीं है, मेरा दावा है। आप चीजों को आराम से समझ जाओगे, इतना आसान बना के रखा है मैंने। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के कितने सारे प्रकार हैं, अब आपको दिखाऊंगा मैं। देखो भाई, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, कई सारे प्रकार होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही बता, संयोजन का मतलब जुड़ना। वियोजन अभिक्रिया, अलग होना। विस्थापन का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरा आ जाना। द्वि विस्थापन का मतलब होता है अदला बदली। तो ये 4 प्रकार की है। एग्जाम में आ भी जाता है बड़े नंबर में, 5 नंबर में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताइए, 5 नंबर में। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब इनके प्रकार आ गए हैं, अब इनको देखते हैं करके। सबसे पहले आता है संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना। क्या होता है, देखो ये क्या होता है ना, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यही लिखा है मैंने। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे यहां पर मैंने ए और बी लिया, मिलके क्या बनाएगा, ए बी। और बढ़िया उदाहरण देता हूं आपको। जैसे यहाँ मेरा सोडियम है और ये मेरा क्लोरीन है। 2 मैंने अभिकारक लिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिलके एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। सिंगल है ना, यहाँ पर 2 है, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग 2 अभिकारक हैं, ये आपस में मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, वो है NaCl। तो ये होती है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन इसका उल्टा है, ठीक है, वियोजन इसका उल्टा है। वह अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं, यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा संपन्न होते हैं। इसमें क्या होता है ना, अभिकारक एक होता है और उत्पाद 2 से ज्यादा होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे मैं आपको देखता हूँ। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, नाम से स्पष्ट है। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है ना, वह वियोजन अभिक्रिया जिसे ऊष्मा देने पे संपन्न होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से याद हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन होने के लिए जो अभिकारक है ना, उसको एक्वस सोल्यूशन में होना अनिवार्य है, मतलब गलित अवस्था में होना अनिवार्य है, जलीय विलयन में होना अनिवार्य है, अन्यथा वो विद्युत
उसमें नहीं प्रवाहित होगा ना। तो विद्युत वियोजन में विद्युत वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत के प्रवाह के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है उसको हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ऊष्मा वियोजन है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सिंपल उदाहरण मैं दे दूं आपको। देखो इस तरफ एक ही होगा, पहले ही बोल रहा हूं, ये क्या है मेरा पोटेशियम क्लोराइड है, AClO3। हमने क्या दिया इसमें, ऊष्मा दिया और फिर अपघटन स्टार्ट हो गया। क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड, KCl और ऑक्सीजन। तो हमारा अभिकारक एक था, उत्पाद दो है। इस तरफ एक ही रहेगा, उस तरफ दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये ऊष्मीय वियोजन का अभिक्रिया है। अगर सिर्फ वियोजन अभिक्रिया के लिए पूछते हैं तो इस उदाहरण को भी आप लिख सकते हो। ठीक, अब हम बात करेंगे विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक, देखो यहां मैंने लिख दिया है, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, यह अनिवार्य है। अगर वो गलित बोल रहा हूँ, गलित अवस्था में नहीं है, जलीय विलयन के रूप में नहीं है, तो फिर वो वहां पर विद्युत प्रवाहित ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज होना अनिवार्य है, ब्रैकेट में वो लिखना जरूरी है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे दूं, जैसे ये मेरा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें मैंने विद्युत प्रवाहित किया, फिर वियोजन होगा NaCl2, सोडियम और क्लोरीन अलग हो गए। तो हमारा अभिकारक एक था, उत्पाद दो मिल गए, सोडियम और क्लोरीन। तो विद्युत वियोजन क्या होता है, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में क्या होता है ना, जो ताकतवर होता है वो हमेशा कमजोर को, तुमने देखा होगा तुम्हारी क्लास में, जो ज्यादा ताकतवर है, जिसका रुतबा है क्लास में, वो कहीं पे भी किसी के स्थान में जाके बैठ जाते, तुम कुछ भी नहीं कह सकते। जाओगे तो झापड़ मार देगा, खींच के रख देगा, है ना। थोड़ा वो होता ही ऐसा, ये हर जगह होता है, प्रकृति का ही नियम है। तो ये चीज यहाँ पे भी संपन्न होती है। क्या है, देखो जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जैसे ये मेरा है आयरन Fe और ये मेरा है कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये जो Fe है ना, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करेगा, Fe जाएगा इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा और खुद आ जाएगा उसकी जगह पर, FeSO4 बन जाएगा और ये बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक आया दूसरे की जगह उसने घेर ली, तो इसे कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। एक की जगह पे दूसरे को आ जाना, दूसरे को रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सक्रियता श्रेणी में Fe कॉपर से ऊपर है, इसीलिए उसको उसकी जगह से हटाकर वो खुद आ जाता है वहां पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में क्या होता है ना, अक्षय कुमार वाला आ जाएगा, देखना मैं आपको दिखाऊंगा, अदला बदली हो जाती है इसमें। कैसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। उदाहरण दिखाऊं, जैसे ये मेरा बेरियम क्लोराइड है और ये मेरा सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, Ba और यहां से आ जाएगा SO4 एक साथ, और यहां से जो Na है और ये जो Cl है ये एक साथ आ जाएंगे, Na2Cl2, तो ये बना देंगे 2NaCl। तो क्या हुई, इसकी इसके साथ और इनकी इनके साथ अदला बदली हुई। तो ये क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे अवक्षेपण। नाम से ही पता चल रहा है, जब अभिक्रिया करने के बाद कोई अवशेप मलबा, ठीक है, कूड़ा कचरा बच जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो जब दो विलयन को मिलाया जाता है उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय, मतलब जल में घुलता नहीं है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं।
जो घुलता नहीं है तो पानी के नीचे बैठ जाएगा। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। इस उदाहरण को आप दे सकते हो, ये अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो BeSO4 है ना, ये आपका क्या है, सफेद अवक्षेप है। BeSO4 का जो रंग होता है वो सफेद होता है। ठीक है, MCQ में भी आ जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ऊर्जा के आधार पर देखो, दो प्रकार की होती है। एक ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, सोखता है, और एक ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा निकालता है। दो प्रकार की अभिक्रिया हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उदाहरण जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। प्रकाश, पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए प्रकाश की ऊर्जा चाहिए होती है उसको, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उसमें ऊष्मा की जरूरत होती है उसको। या फिर N2+O2, और उसको थोड़ा ऊष्मा चाहिए होगा, तब जाके 2NO बनाएगा। ठीक है, सिंपल दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए। प्रकाश संश्लेषण का चित्र भी आपके सामने आ गया। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं पूरा। अब देखो, अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त या निकलती है, ये लिख सकते हो आप। उदाहरण श्वसन, जो हम सांस लेते हैं ठंडी हवा होती है, सांस छोड़ते हैं गर्म होती है, यानी ऊष्मा निकल रही है उसके, तभी तो गर्माहट महसूस हो रही है, तो श्वसन हो गया। दूसरा दे लो, कोयले का दहन। ये मेरा कार्बन है, दहन मतलब ऑक्सीजन प्लस O2। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कभी भी आग नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। CO2 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना, तो उसके साथ थोड़ा उष्मा भी निकलेगा, प्लस उष्मा। तो ये उदाहरण हमारा हो गया ऊष्माक्षेपी का। अपउपचय अभिक्रिया। अपउपचयन अभिक्रिया से पहले हमें जानना पड़ेगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। क्योंकि जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है ना, उसी को कहते हैं अपउपचय अभिक्रिया। तो पहले हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया सॉरी। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग मतलब बढ़ना, या हाइड्रोजन का वियोग यानी कि घटना। या तो किसी अभिक्रिया में आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो समझ जाओ वो क्या अभिक्रिया कैसी है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दे दूं मैं आपको, इसका दूसरा परिभाषा भी है। दूसरा परिभाषा इलेक्ट्रॉनों के आधार पर है। पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के प्रक्रम को, अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या उससे ज्यादा त्याग रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम भी उपचयन कहते हैं। अगर त्यागता कब है, जब उसके बाद उसके बाहरी कक्ष पूर्ण होने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, तभी वो त्यागता है। और ऐसे लोग फिर किस कैटेगरी में आ जाएंगे, उपचयन की कैटेगरी में, जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये मैंने लिखा है, ये फेमस उदाहरण है, इसको याद कर लेना। अपचयन के लिए, उपचयन के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, तीनों के लिए एक उदाहरण काम चल जाएगा। देखो यहाँ क्या है, H2 था और यहाँ हो गया H2O। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उपचयन हो गया। दूसरा अपचयन क्या होता है, उसका उल्टा, डिक्टो उपचयन का उल्टा होता है अपचयन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोजन यानी कि कमी और हाइड्रोजन का संयोजन यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और इसका उल्टा दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। ठीक है, उसमें त्यागता है, इसमें ग्रहण करता है। उदाहरण में दे दूं आपको, वही वाला उदाहरण आ जाएगा अपचयन में भी। ये देखो ZNO है, यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन।
ठीक। अब हम बात करेंगे उपचायक और अपचायक। अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देती है उपचायक कहलाता है। ये दो उदाहरण याद रखना, पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉपर। अपचायक क्या होता है? अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित करता है अपचायक कहलाता है। एग्जाम्पल क्लोरीन। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। अपउपचय अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे हम अपउपचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है अपउपचय अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वही उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, ये वाला याद कर लो, सिंपल ये वाला याद कर लो। देखो इसमें क्या हो रहा है? अपचयन, इसमें क्या हो रहा है? उपचयन। कार्बन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन। और इसका क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दोनों ही चीज एक साथ संपन्न हो रही है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखो। संक्षारण, कोरोजन। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, कोई धातु की कोई चीज है, उसे हमने किसी अंधेरे जगह पे रख दिया है जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं है या था जहां पर थोड़ा सा नमी है, तो कुछ दिन बाद वहां पर थोड़ा भूरा भूरा परत जड़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? संचारित हो रहा है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है ना, तब धातु संचारित हो जाती है। उस धातु की जो सॉलिड बन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसे ही हम संचारण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली हो जाना, तांबे हरा हो जाना, ये सब जंग के उदाहरण, मतलब संचारण के उदाहरण है। देखो ये बेचारा ये क्या हो गया? पड़ा हुआ रखा था बाहर पानी वानी के संपर्क में, ये भूरा भूरा हो गया, इस पे ये जंग लगे, संचारित हो गया। कैसे बचा सकते हैं? पेंट करें के बचा सकते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसको हम संचारित होने से बचा सकें, क्योंकि पेंट करने से क्या होता है? उस पर एक परत चढ़ जाती है, और परत चढ़ जाने के बाद लोहा डायरेक्ट वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में, पानी के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसी वजह से वो संचारित नहीं होता है। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। अगला क्या है? विकृत गंधिता। आपने देखा होगा जो भी खाना तेल में बनता है, ठीक है, अगर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें से बांस मारेगा, महक मारेगा, बदबू मारेगा, खाने में भी बेकार टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है विकृत गंधिता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु में है ऑक्सीजन, जैसे ही तेल वाला खाना ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो हो जाता है उपचयित, क्योंकि प्लस O2 जुड़ गया है उसमें, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। उपचयन हो जाने के बाद खाने का टेस्ट, खाने का कुरकुरापन सब खत्म होने लगता है, गंध भी बेकार हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहा जाता है विकृत गंधिता। ठीक है, ये जो चिप्स हम बनाते हैं घर पे, आज बनाओ और ऐसे छोड़ दो, कल देखना क्या हो जाता है, एकदम पिचक जाएगा, खाओगे तो मजा नहीं आएगा, कुरकुरापन गायब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो जो लेज होता है, ठीक है, कुरकुरे होते हैं, बड़े बड़े पैकेट में हवा भरे होते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं होता है, वो हवा होती है नाइट्रोजन। वो हवा के संपर्क में नहीं आ पाती, O2 के संपर्क में नहीं आ पाती, और नाइट्रोजन भरा होने से उसका उपचयन नहीं हो पाता है, और लंबे समय तक उसका स्वाद, उसका कुरकुरापन बना रहता है। तभी चिप्स के थैले के पैकेट में वो हवा भरी होती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन। अब अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। मंद अभिक्रिया, मंद मतलब जो अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही है, वो अभिक्रिया मंद अभिक्रिया होगी। ठीक है, और उसके बाद उदाहरण में दे दूं इसका, जैसे H2 प्लस I2 को अगर मिलाओगे तो 2H आई, ये बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया होती है, और तीव्र अभिक्रिया फट से हो जाती है। ठीक है, तो क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जो शीघ्रता संपन्न होती है, सेकंड से भी कम में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आपको कैसा लगा? इसका वीडियो कमेंट करके मैं जरूर बताएं।
वन शॉट में आधे घंटे से भी कम समय में मैंने आपको ये चैप्टर खत्म करवा दिया है और सारे टॉपिक कवर किए। ये नहीं कि कोई छोड़ा हो, कुछ भी नहीं छोटा है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, विज्ञान के साथ साथ गणित वगैरह सब पढ़ा रखा है चैनल पर, हम जाके जरूर देखें, ठीक है। दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना है दोस्तों, करोगे ना। और इसके बाद ऐसे ही मैं आपको चैप्टर 2 लेके आने वाला हूँ कल के अंदर, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। अपना नाम और अपना स्कूल का नाम कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।